बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हसन जी। पख्तून जिरगा के हवाले से अली अमीन गंडापुर को तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे वो सूबे के हैं या वफाक के हैं, तमाम तर स्टेक होल्डर्स ने अली अमीन गंडापुर को एक इख्तियार दिया है कि आप इस जिरगा को मुनक्कद करवा रहे हैं या ये जो जिरगा है इसके जो मामलात हैं, इसके साथ जो मसाइल हैं वो आप हल करें, वो आप देखें। हम अपने तमाम तर जो वसाइल हैं या तमाम तर जो सपोर्ट है वो आपको करेंगे। ये तमाम स्टेक होल्डर्स ने अली अमीन गंडापुर को हिदायत जारी की है एक बड़ी मीटिंग के बाद, जो अली अमीन गंडापुर और वफाक से मौसम नकवी और तमाम सूबे के स्टेक होल्डर्स ने अली अमीन गंडापुर को एक जिम्मेदारी सौंपी है। अब मैं आपको बता दूं कि अली अमीन गंडापुर ने जो वफाक के डेलीगेशन थे उनके साथ बैठे और उन लोगों के साथ भी बैठे जिनके साथ सियासी तौर पे वो बैठना पसंद नहीं करते, लेकिन बैठने का मकसद सिर्फ ये था कि अपने सूबे के अवाम के साथ जो जुल्म हुआ है या सूबे के अवाम के साथ कोई ज्यादती ना हो जाए, उसके ऊपर वो अपना एक राय रखते हैं, एक मौकफ रखते हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि पश्तून जिरगा जो है वो उनके सूबे के लोगों का जिरगा है और उनकी गैदरिंग है। उसमें जो कुछ भी हो अली अमीन गंडापुर साहब उसको हैंडल भी करें, उसको सपोर्ट भी करें, उसके मसाइल हल करें और उनके साथ स्टैंड करें। ये तमाम स्टेक होल्डर्स की जानिब से अली अमीन गंडापुर को एक जिम्मेदारी दी गई है। अली अमीन गंडापुर ने बड़े अहम ऐलानात किए हैं। तमाम तर मीटिंग्स खत्म होने के बाद मंजूर पश्तीन और अली अमीन गंडापुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका भी मैं हवाला आपके सामने रखता हूँ। और सबसे पहले अली अमीन गंडापुर क्या कहते हैं, जिरगा जो भी किरारदाद पास करेगा, पश्तून जिरगा कबायली लोग जो इकट्ठे होंगे और जो भी एक किरारदाद पास करेगा, मैं बहसीयत वजीर आला हर फोरम पर उसका मुकदमा लड़ूंगा, सफीर बनकर मसाइल हल करूंगा और बहसीयत वजीर आला अली अमीन गंडापुर मैं इनके मसाइल हल करने की कोशिश करूंगा। हमारे शहीदों ने, बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं, आज हम भी कुर्बानियां देंगे तो मुल्क जो है वो पाकिस्तान के आने वाले जो मुस्तकबिल की नस्ल है उसको अच्छा मिलेगा। फिर हम मजलूमों जितने भी मजलूम हैं उनका डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और वो एक डाटा इकट्ठा करके उनके शिनाख्ती कार्ड वगैरह, उनके पासपोर्ट उनको पेश कर देंगे जो वफाक है या हुकूमत को। तो यहाँ पर फिर जो साफ़ी थे उन्होंने भी क्वेश्चन किया अली अमीन गंडापुर साहब से कि आप भी अपना डाटा दे दें, आपके साथ भी काफ़ी जुल्म हुआ है, काफ़ी मजलूम है आप भी, क्योंकि आप भी केपी हाउस में आपके ऊपर भी एक दावा बोला गया। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरा भी बनता है, मेरी 3 बंदूकें, मोबाइल, बटुआ और शिनाख्ती कार्ड ले उड़े, तो केपी हाउस में जो हमला हुआ उस दौरान की भी ये बात है, तो मैं भी अपना डाटा पेश कर देता हूँ। मेरा भी डाटा जो है वो मजलूमों की लिस्ट में डाल दिया जाए, क्योंकि मजलूमों की लिस्ट का डाटा जो है वो अब हुकूमत को पेश किया जा रहा है। तो जो लोग मरे हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, अली अमीन गंडापुर साहब ने खुलकर ऐलान किया है कि हुकूमत वक्त जो KPK की हुकूमत है वो खुल के सपोर्ट करेगी, मुकम्मल तावन करेगी, उनकी कफालत करेगी। आगे अली अमीन गंडापुर साहब ने पैगाम भी दिया, जोश खताबत कह लें या पैगाम देख लें उनका, वो ये है, उन्होंने कहा कि मेरा पैगाम है कि मैं टक्कर मारने वाला आदमी हूँ, मैं दीवार को भी टक्कर मारता हूँ, पहाड़ को भी टक्कर मारता हूँ और कभी कभी सर भी फुड़वाता हूँ और कभी कभी दीवार या पहाड़ भी गिराता हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह अल हक है, सच के लिए टक्कर मारनी पड़ी तो मैं मारूंगा। ये उनका एक अहम तरीन पैगाम था और साथ में उन्होंने ऐलान भी किया कि पश्तून जिरगा पर जो क्रैकडाउन के दौरान शोहदा हैं उनकी फैमिलियों की कफालत भी करूंगा। आगे 2 टोक मौकफ है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ जो मूवमेंट है यानी कि PTM, उसके हवाले से जिन्होंने पाबंदी लगाई है उसके ऊपर उन्होंने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, जुल्म किया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए और किसी के ऊपर ऐसा आईनी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर अब तक जो सारी चीज़ें हुई हैं वो सारी की सारी वफाक के डायरेक्शन पर हुई हैं,
वफाक के हुक्म से हुई हैं, ये अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है। आगे चलते हैं। ये तो जिम्मेदारी दे दी गई अली अमीन गंडापुर को, और इसके ऊपर उमर अयूब साहब ने भी कहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब आला ज़र्फ के इंसान हैं, बड़े दिल के मालिक हैं, लेकिन ये ना समझे जाए कि अगर आप उनके साथ बैठ के एक सूबे के मामलात के या उनके लोगों के मसाइल हल करने के लिए वो अगर आपके साथ बैठे हैं तो हमारे साथ जो जुल्म हुआ है, हमारे कारकुनान के साथ, हमारे लीडर के साथ जो किया जा रहा है, तो हम इसके ऊपर चुप रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपना मौकफ रखते हैं, हम अपना स्टैंड लेंगे। तो वो अपने सूबे के लिए ये आपके साथ बैठे हैं, वो सबको नजर आ रहा है। शेर अब्दुल मरवत साहब काफी दिनों से, कोई 25-30 दिन हो गए नजर नहीं आए। तो शेर अब्दुल मरवत साहब बीमार थे, बड़ी सख्त किस्म के क्वारंटाइन में चले गए थे, यानी कि उनको कोरोना एक किस्म का हो गया था। तो उन्होंने अपनी गुफ्तगू की है एक साफी के साथ, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं खुद को करीबल मर्ग में समझ रहा था, कि मरने के करीब ही समझ रहा था। इस दौरान मेरी माँ की वफात की जल्दी खबर चलाई गई। 25 दिन बुखार रहा, अस्पताल आना जाना लगा रहा, बहुत तंग पड़ गया था। बैरिस्टर गौर अली, मोहम्मद खान, शेर यार अफरीदी, शमदाना गुलजार, उमर डाल, रेहाना डाल और अय्याज सादक और जमाल हसन खान के अलावा किसी ने मेरी खैरियत दरियाफ्त नहीं की। इस्लामाबाद डी चौक में जो एहतजाज हुआ, इसकी जिम्मेदारी सारी की सारी, या जो कुछ वहां पर हुआ उसकी जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर पर नहीं डाली जा सकती। इल्जाम लगाया गया है कि अली अमीन गंडापुर ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। तो ये तो बताओ कि सड़कें क्यों खोदी आपने, कंटेनर्स क्यों लगाए, रास्ते बंद क्यों किए? हमने एहतजाज आर्टिकल 16 के तहत किया था, तुमने ये सब कुछ कानून के तहत किया है क्या? खड्डे खोदे, सड़कें खोदी, कंटेनर लगाए, ये कौन सा कानून के तहत है? सूरह निसा में हुक्म है कि अगर आप पर जुल्म हो तो आप इसके खिलाफ खड़े हो जाएं, यही तो हक एहतजाज है। ये शेर अब्दुल मरवत साहब ने कहा है। साथ में उन्होंने कहा है कि जिस तरह अलीमा खान को गिरफ्तार किया गया, वो सड़क पर खड़ी थी पुरअमन, उनकी उज़्मा बहन भी खड़ी थी, और इससे अब दहशतगर्दी की अदालत में रिमांड पर रिमांड दिए जा रहे हैं। तो कोई खुदा का खौफ है? कोई कानून है मुल्क में? जो इस मुल्क में हो रहा है, अगर डी चौक वाले हालात दोबारा पैदा हुए तो आर या पार वाली सूरत हाल होगी। अब बात करते हैं काजी फायज ईसा। अलविदा अलविदा होने जा रहे हैं पाकिस्तानियों, मुबारक हो। काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो 25 अक्टूबर को अपनी आखिरी स्पीच करेंगे फुल कोर्ट के सामने, और अपनी अलविदाई स्पीच के दौरान जो भी इज़हार ख्याल करेंगे, सुनिएगा आप कि क्या उन्होंने कहा है। अब इसके बाद नो मोर काजी फायज ईसा, नो मोर एक्सटेंशन, नो मोर काजी साहब की और मुद्दत मुलाजमत, कुछ भी नहीं रहेगा। काजी साहब जा रहे हैं, जा रहे हैं और जा रहे हैं। 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस के तौर पर अपना हलफ उठाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की रिटायरमेंट पर जो 25 अक्टूबर को फुल कोर्ट रेफरेंस होगा, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट का नोटिस जारी कर दिया है और दावतनामे भी भिजवा दिए गए हैं जिन जिन को भिजवाने हैं। यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल है कि क्या चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के आखिरी लम्हात, आखिरी अलविदाई तकरीर जो है, आखिरी जो वो अपनी उस कुर्सी के नशे के ऊपर बैठेंगे, उस दौरान क्या जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और अपकमिंग चीफ जस्टिस मंसूर अली खान साहब या मंसूर अली शाह साहब उनके साथ मौजूद होंगे फुल कोर्ट में, या इसका बाइकाट वो करेंगे? ये देखना बाकी है, क्योंकि वो अभी तक किसी भी केस में इनके साथ नहीं बैठे जब से ये एक ऑर्डिनेंस आया है, सदारती ऑर्डिनेंस। तो अब बात करते हैं मौलाना साहब की। मौलाना साहब डटे हुए हैं, मौलाना साहब से मुलाकात पे मुलाकात की जा रही है और मौलाना साहब को कन्विंस करने की बड़ी कोशिश की जा रही है। पहले तो नून लीग का ये ख्याल था कि हम कर लेंगे, ये तरमीम हमारे हाथ में आ जाएगी, 2/3 अक्सरियत, तो आज भी वो दावा करते हुए नजर आते हैं।
साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को खरीदने की कोशिश भी करते हैं। 20-20 करोड़ की बोली लगाई जा रही है। ये वो बोली है जिसका जो फैसला है काजी फायज ईसा साहब ने आर्टिकल 63A को कालादम करके दिया था, उसके फैसले को। तो बोलियां भी लग रही हैं, हॉर्स ट्रेडिंग भी की जाएगी और लोगों को भी उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, लापता किया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, ताकि हम 2/3 अक्सरियत के जो मैजिकल नंबर है उसको पहुंच सकें। अब मजे की बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो किसी हालत में मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं अपोजिशन का एक ड्राफ्ट है, हुकूमत अपोजिशन के ड्राफ्ट को माने, हुकूमत जो है उसके ऊपर बात करे तो शायद हम एक अच्छे फैसले की तरफ जा सके। लेकिन हुकूमत के पास कोई ड्राफ्ट नहीं है। आज भी एक पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ है और उसमें खुर्शीद शाह साहब उसको हेड कर रहे थे। तो वहां पर तमाम सियासी पार्टीज के मेंबरान मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर गौर भी थे, डोगर साहब भी थे, आमर डोगर साहब और भी 2-3 थे। तो इसी तरह मौलाना फजल रहमान थे, नवीद कमर, शीरी इमान, फिर इसहाक डार साहब, तो ये तमाम लोग वहां पे मौजूद थे। मामला उधर ही खड़ा है कि किधर है मुसवदा, कहां पर है वो डॉक्यूमेंट, कहां पे तरमीमी ड्राफ्ट, किसी के पास दिखाया नहीं गया। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा तजाद हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि आमर मुगल साहब जो है, जो आमर डोगर साहब हैं, उन्होंने एक बात की प्रेस के सामने कि आज हमें ड्राफ्ट दिया गया है, दिखाया गया है। तो जो तरमीमी ड्राफ्ट है बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि बिल्कुल नहीं दिखाया गया, हम इस बात की तरदीद करते हैं, अभी तक हमें कोई ड्राफ्ट नहीं दिया गया। और जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहते हैं कि हमने मौलाना साहब को पीपल पार्टी की जानिब से पहले ड्राफ्ट दे दिया गया, 2 हफ्ते से ड्राफ्ट उनके पास पड़ा है। तो ये चल रहा है मामला जी। इमरान खान साहब से मिलने की किसी को इजाजत नहीं दी जा रही। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जो बहन है उन्होंने भी एक दरखास्त दायर कर रखी है, वो गला ने कर रखी है। बैरिस्टर गौर साहब वहां पर मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और शोएब शहीन साहब मौजूद हैं। तो ये दरखास्त है कि हम इमरान खान साहब से मिलें, हमने इमरान खान साहब से काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी है, तरमीम के हवाले से भी करनी है, तो हमें मिलने दिया जाए। 3 तारीख से लेके आज तक इमरान खान से नहीं मुलाकात हुई, कोई उनकी गुफ्तगू भी बाहर नहीं आई। लेट्स सी ये मामला किस तरफ जाते हैं, ताकतवर अपनी कौन सी करवट बदलता है। और काजी फायज ईसा साहब का सवाल, यहाँ पर बैरिस्टर गौर साहब ने बड़ी अहम एक बात की, लास्ट बात है कि काजी फायज ईसा साहब ने तो रिटायर्ड होना ही होना है, चले जाना है। सवाल ये है कि क्या जो तरमीम है वो पास हो रही है, बन रही है, या फिर आईनी अदालत पाकिस्तान में बन रही है। और अगर आईनी अदालत बन जाती है तो फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है ये फिर वही जैसे जिलाई अदालतें होती हैं इस तरह काम कर रही होंगी फिर, क्योंकि काजी फायज ईसा साहब उस आईनी अदालत के ऊपर दोबारा मुंतखब कर दिए जाएंगे, मुसल्लत कर दिए जाएंगे। लेट्स सी मामला किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।